टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का डेरिवेशन को समझेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन के मोशन को कुछ वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ दी। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन दो ड्यूअल नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर एंड अ वेव नेचर। अब वेव नेचर को श्रोडिंगर ने प्रूव किया। अब उन्होंने क्या कहा कि एक पार्टिकल के वेव लाइक प्रॉपर्टी शो करता है और वो वेव प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो वेव फंक्शन से स्पेसिफाइड है या डिस्क्राइब कह सकते हैं, जिसको हम साई कहते हैं इसको। और ये जो साई है वो क्या डिनोट करता है, अगर एक वेव है, पार्टिकल मान लीजिए अगर वेव के अकॉर्डिंग ट्रैवल कर रहा है तो ये आपका पार्टिकल की वेव होगी। सबको पता है कि वेव ऐसे ही ट्रैवल करती है। ओके, हम यहाँ पर वो क्रेस्ट ऑर्डर ऑफ लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे ट्रैवल करेगी। तो ये जो आपका होता है, मैंने आपको पहले बताया कि क्या होता है, एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड जो है वो ही आपको साई को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस एम्पलीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय साई। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उन्होंने एक्सप्रेस किया इलेक्ट्रॉन की वेव प्रॉपर्टीज़ को इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, दैट इज द श्रोडिंगर इक्वेशन। ओके, अब हम श्रोडिंगर इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होती है श्रोडिंगर इक्वेशन with this expression, this is expression। अब आप ये मत पूछिए कि एक्सप्रेशन कहाँ से आया, आप बस इस एक्सप्रेशन को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये हमारे स्टैंडर्ड का भी यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये है वेव मोशन है, एक वन डायरेक्शन में जो वेव मोशन होता है वो इस इक्वेशन से स्पेसिफाइड होता है। ओके, इस इक्वेशन से स्पेसिफाइड होता है। ये क्या बोल रहा है, पार्शियल डबल डिफ्रेंसिएशन ऑफ साई, मतलब एम्पलीट्यूड का पार्शियल डबल डिफ्रेंसिएशन अगर आप करते हो तो आपको क्या मिलता है, -4 पाई स्क्वायर साई अपॉन लैम्डा स्क्वायर, -4 पाई स्क्वायर साई अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। फिर आपको पता है कि टोटल एनर्जी जो किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के। थोड़ा सा घुमा फिरा के हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल दी, जो कि क्या हो गई, E माइनस वी। वी क्या है यहाँ पर, हम सबको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी V से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, इसको V से भी हम लिख सकते हैं, तो V यहाँ पर लिख दिया गया, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी निकल गई। अब आपको पता होगा काइनेटिक एनर्जी जो है वो ½ mv² होता है। ओके, हमें पता है कि आपको पता है कि ½ mv² होता है, पर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से लिया है। अब ये कैसे आया ये समझिए। इसके लिए आपको थोड़ा सा बैक जाना होगा और बैक जाके ये पता करिए कि मोमेंटम mv के बराबर होता था कि नहीं होता था, राइट। ओके, तो ये है। अब इसमें आपको इस एक्सप्रेशन में से v की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है इस इक्वेशन से। कैसे करेंगे, यहाँ से v की वैल्यू निकाल दीजिए, p अपॉन m आ गई आपकी v की वैल्यू आ गई। अब इस v को आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन में रख देंगे और वो आपको कैसे निकलेगा, पर्टिकुलर इक्वेशन में रख के हमारा क्या था, ½ m और v² क्या निकला था हमारा, देखिए दोबारा बता देती हूँ, p = mv। तो p अपॉन m = v, ठीक है। अब यहाँ पर v की वैल्यू हम यहाँ पर डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर देंगे, p अपॉन m। हमने p अपॉन m का होल स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि ½ mv² था। अब ये स्क्वायर खुलेगा तो m, ये p² हो जाएगा, अपॉन में नीचे m² हो जाएगा। अब एक m से एक m कैंसिल, आपका क्या बचा, p² अपॉन 2m। अब ध्यान से देखिए, क्या ये इसके अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रहा, p² अपॉन 2m। तो इस तरीके से ये एक्सप्रेशन आया, p² अपॉन 2m। मुझे नहीं पता आपने पहले इस एक्सप्रेशन को पढ़ा होगा या नहीं, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि एक्सप्रेशन कैसे आया। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक पहुँच गए थे हम कि हमने पार्शियल डबल डिफ्रेंसिएशन किया था किसका, साई का। ओके, और काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन भी निकाल दिया, फाइन। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर p को और सब्सटीट्यूट किया है। हमें पहले एक और बात भी पढ़ाई थी कि लैम्डा = कितना होता है आपका, h अपॉन p। ये बताया था मैंने आपको, ये वेव प्रॉपर्टी वाली इक्वेशन थी डी ब्रोगे की, यस। तो ये उसी तरीके से अब यहाँ पर आप p को सब्सटीट्यूट कर देंगे, p को सब्सटीट्यूट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो क्या आ जाएगा आपका, h² अपॉन λ² और 2m, तो 2m रहेगा ही रहेगा, ओह सॉरी 2m, ओके 2m रहेगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी E माइनस वी के भी बराबर थी और इसके भी बराबर थी। अब ये दोनों जब इक्वल में आई तो उन्होंने λ² की वैल्यू निकाल दी।
उधर शिफ्ट करके, ठीक है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसमें तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। अब इसके बाद यही लैम्डा की वैल्यू जो स्टार्टिंग में हमने इक्वेशन पढ़ी थी उसके अंदर नॉर्मल सब्सटीट्यूट कर देना है, नॉर्मल वैल्यू को रख देना है। तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी, जो एक्सप्रेशन, जो इक्वेशन निकल के आएगी वो होगी ये, पार्शियल डबल डिफरेंशिएशन ऑफ साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। आप इसको साथ के साथ सॉल्व करके देखिए, एक्सप्रेस करके देखिए, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, बहुत इजी है। सिर्फ सब्सटीट्यूट करना है और थोड़ा सा आपको अरेंज करना है। ये क्या है आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन वन डायमेंशन मतलब कि सिर्फ या तो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा होगा अगर आपका इलेक्ट्रॉन, या तो आपका वाई एक्सिस में मूव कर रहा होगा, या तो आपका जेड एक्सिस में मूव कर रहा होगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन का ऐसा सर्कुलर मोशन हुआ, अगर मतलब कि मान लीजिए कि वो हर एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आप उसको क्या करेंगे, खुश नहीं करना आपको उसमें। आपको सिर्फ उसमें यहाँ पर सिर्फ एक्स के टर्म्स में पार्शियल डबल डिफरेंशिएशन हुआ था। अगर आपको तीनों डायमेंशन में निकालना है तो आपको हर एक डायमेंशन के लिए डबल डिफरेंशिएशन करना होगा, ठीक है। तो ये जो आ जाएगी आपकी, ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। दिस विल बी योर फाइनल इक्वेशन, double differentiation of psi with respect to x, double differentiation of psi with respect to y, double differentiation of psi with respect to z, okay, plus 8 pi square m upon h square e minus v psi, okay। आप इसको याद मत रखिए, बस इसका डेरिवेशन याद रखिए। अब आप डेरिवेशन याद रहेंगे तो आप आराम से प्रूफ कर देंगे। वैसे इसकी रिलेटेड जो वर्ड जो वो होती हैं आपकी न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो आने बहुत डिफ़िकल्ट है, वो मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएंगे। या तो इसका एक्सप्रेशन आ सकता है प्रूफ करने के लिए, या फिर आपको नॉर्मली बोला जा सकता है कि यार लिखिए टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लिखिए, ओके। आगे मूव करते हैं। हाँ, अब इसके बाद आपके दो ऑपरेटर्स आते हैं, लैप्लेसियन ऑपरेटर एंड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। लैप्लेसियन ऑपरेटर आपका क्या होता है, जो आपने डबल डिफरेंशिएशन ये लिखा था, ये जो इक्वेशन थी, इसमें आपके सिर्फ और सिर्फ अगर आप इनको ले लें, इन तीनों को ले लें, इसको हटा के उन्होंने सिंपल v लिखा है, तो v क्या बन जाता है, ये सारी वैल्यूज़ बन जाती हैं, ओके। तो ये होता है v लैप्लेसियन ऑपरेटर, ओके। तो दिस इज लैप्लेसियन ऑपरेटर। देखिए यहाँ पर v स्क्वायर लिख दिया, v स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m, बाकी की एज इट इज़ है, ये सारी जो इक्वेशन है बाकी की एज इट इज़ है, सिर्फ यहाँ पर v स्क्वायर आ गया है। क्यों आया, क्योंकि इसको पूरे को लैप्लेसियन ऑपरेटर माना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जैसे v को माना, अब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बाकी बचे हुए को मान लिया, ठीक है। बाकी बचे हुए को भी थोड़ा सा अरेंज करके पहले इस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर को e और v में अलग अलग मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका साई था उसको कॉमन ले लिया, साई को कॉमन लेके आपकी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ये आ गया। आप इसको ध्यान रखिएगा कि लैप्लेसियन ऑपरेटर क्या होता है, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर। ऐसे ही हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है आपका, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम और वी बार स्क्वायर प्लस वी और फिर साई इक्वल्स टू ई साई। और फिर आपकी जब आप यहाँ पे इस वैल्यू की जगह अगर एच मतलब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लिख देंगे तो आपको जो सिंपल सी छोटी सी इक्वेशन मिलेगी, इसको हम कहेंगे, ये एक एब्रीविएटेड फॉर्म है श्रोडिंगर इक्वेशन की, मोस्ट जनरल फॉर्म जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी जनरल फॉर्म श्रोडिंगर इक्वेशन की। दिस इज द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। क्यों, क्योंकि ना तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ना ही वेव फंक्शन, दोनों में से कोई भी डिपेंड नहीं करता टाइम पे, इसीलिए टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कही गई है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको ईजन फंक्शन और ईजन वैल्यूज़ के बारे में एक थर्ड पोस्टलेट बताया था। अब इसमें थोड़ा सा एक ये है कि ये ईजन फंक्शंस और ईजन वैल्यूज होती क्या हैं। सो द पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ साई विच यील्ड्स अ सेटिस्फैक्टरी सोल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन इज कॉल्ड ईजन फंक्शन एंड द करस्पॉन्डिंग एनर्जी वैल्यू इज नोन एज ईजन वैल्यू। मतलब एक साई का सॉल्व करके एक पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाए जिस इक्वेशन से, उसको ईजन फंक्शन कहेंगे, ठीक है ना। और उससे जो एनर्जी होगी उसे ईजन वैल्यू कहेंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद आपका आता है सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।